अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है करंट। और करंट को समझने के लिए हम लोग को चार्ज को जानना बहुत ज़रूरी है। ये चार्ज से ही रिलेट होके करंट बनता है। अगर हम लोग चार्ज का बात बोलें तो मान लीजिए एक बॉडी है, ये एक बॉडी है और एक सेकेंड बॉडी है। इसमें ए है, ये बॉडी बी है। हम लोग बेसिक सा चीज़ जानते हैं, कोई भी बॉडी हो उसमें 3 सब पार्टिकल रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 सब पार्टिकल उसमें प्रेजेंट रहता है। जिसमें जो न्यूट्रॉन रहता है वो न्यूट्रल रहता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इसमें क्या मालूम चला कि न्यूट्रॉन में तो चार्ज है ही नहीं, तो इसको तो हम लोग को लेना है ही नहीं। तो हम लोग को लेके चलेंगे किसको, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को। अब यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन के पास जब नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि मेरे पास जो हम जिस बॉडी में है उसमें नेगेटिवली चार्ज आ जाए। क्या आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए। और उसी तरह जो प्रोटॉन है वो क्या चाहेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है तो वो चाहेगा कि हम जिस भी बॉडी में है उसको हम पॉजिटिवली चार्ज कर दें। अब मान लीजिए ये जो बॉडी ए है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और 6 प्रोटॉन प्रेजेंट हैं। और जो बॉडी बी है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और 6 प्रोटॉन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हमको देखना है कि इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कितना है, इलेक्ट्रॉन है 8 और प्रोटॉन है 5। और इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन है 6 और प्रोटॉन है 6। अब यहाँ पे देखो दोनों बॉडी में अगर हम लोग एक वायर के थ्रू इसको कनेक्ट कर दें, अगर हम इस दोनों बॉडी को एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दें तो क्या होगा कि यहाँ पे प्रोटॉन जो रहता है वो तो न्यूक्लियस में रहता है, वो तो मूव नहीं करेगा। प्रोटॉन क्या होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन के साथ में वो रहता है, बाइंडेड रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में क्या रहता है। बाहर में कौन रहता है, बाहर में रहता है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट जो कि मूव कर सकता है। अगर कोई भी एटम है तो उसमें सिर्फ एक ही चीज़ है जो कि फ्रीली मूवेबल है और वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही वो चीज़ है जो कि अकेला मूव कर सकता है। तो यहाँ पे तो प्रोटॉन का तो बात ही खत्म हुई और प्रोटॉन दोनों में बराबर भी है, तो क्या होगा यहाँ पे प्रोटॉन तो मूव नहीं करेगा। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है। अब अगर हम कोई एग्जांपल ले लें, एक कंटेनर है जिसमें पानी फिलअप किया हुआ है और वहीं पे एक और कंटेनर है जिसमें पानी थोड़ा सा फिल हुआ या फिर पानी है ही नहीं। अब ये दोनों को हम एक पाइप के थ्रू कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो क्या होगा, इस बॉडी से क्या होगा, करंट जो वाटर है, जो पानी है, वो यहाँ से बहना शुरू होगा और यहाँ पे आके गिरेगा। और यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद यहाँ का जो वाटर का लेवल है वो राइज होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ का जो वाटर लेवल है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझे, जो वाटर है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जा रहा है, यानी जहाँ पे उसका क्वांटिटी ज़्यादा है उससे कम क्वांटिटी की तरफ जा रहा है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 8 है और यहाँ पे है 6। तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ से, इस बॉडी से, फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा, मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। अब कब तक जाएगा, जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। तो यहाँ से पहले एक इलेक्ट्रॉन निकला, कितना निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकला। अब यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से निकल गया ना, तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा और कम होके कितना बचेगा, 7। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में चला गया और ये बॉडी इसको रिसीव कर लिया। अब इसमें क्या हो जाएगा, एक गेन हो जाएगा, होगा। तो इसका कितना हो गया, 6 था, एक आ गया तो 7। अब देखो दोनों बॉडी में बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन है,
तो दोनों बॉडी न्यूट्रल होगी। अब ये दोनों में बीच में कोई चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। अब अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज, हम लोग कैसे मानेंगे? अगर कोई बॉडी है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा है, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा है, तो वो बॉडी क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। और वहीं पे एक और बॉडी है जिस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है? 7 है, और प्रोटॉन जो है वो 9 है। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम हुआ तो वो क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा। जैसे हम बताए थे, इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा रहेगा तो वो अपना दबदबा चलाएगा, तो वो क्या करेगा? उस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कर देगा। उसी तरह प्रोटॉन अगर ज़्यादा रहेगा तो वो अपना दबदबा चलाएगा। इसमें क्या होगा? प्रोटॉन जो है वो उस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग समझ में आया हम लोग को कि एक चार्ज जो होता है वो कैसे फ्लो होता है, और एक चार्ज होता क्या है, कौन सा बॉडी कब हम लोग नेगेटिवली चार्ज बोल सकते हैं और कौन सा बॉडी को कब हम लोग पॉजिटिवली चार्ज बोल सकते हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे करेंट को। करेंट हम लोग आते हैं इस टॉपिक, अपना रियल टॉपिक में, करेंट में। और करेंट क्या होता है? करेंट इज द रेट ऑफ फ्लो, करेंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज के फ्लो होने के रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। कि एक सेकेंड में या एक फिक्स टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उतना करंट फ्लो होगा। इसीलिए हम लोग पहले चार्ज को समझ लिए थे कि चार्ज होता क्या है, क्योंकि चार्ज के बहने से ही हम लोग करंट को गिन पाते हैं, काउंट कर पाते हैं। अब उसके बाद होता है जो करंट है वो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी, यानी इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, ये किधर भी जा सकता है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? वैसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं। और वहीं पे कोई एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जो सेकंड होता है, उसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी। लेकिन करंट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। हालांकि ये स्केलर क्वांटिटी भी नहीं है, बाद में हम लोग इसको इन फ्यूचर जब 11-12 में जब जाते हैं हम लोग तो डिटेल में पढ़ते हैं, और उससे भी ज़्यादा डिटेल में हम लोग ग्रेजुएशन के टाइम पे पढ़ते हैं। अब इसका जो ऐसा ही यूनिट है वो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर मतलब कूलम पर सेकेंड। यहाँ पे क्या था हम लोग का? करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसके हिसाब से हम लोग का फॉर्मूला क्या बना? आई क्या है? आई हम लोग करंट को डिनोट करते हैं, करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, यानी करंट का सिंबल आई होता है, और चार्ज का क्यू होता है और टाइम का टी होता है। अभी जैसे हम लोग यहाँ पे बताए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो किसका फ्लो हो रहा है? तो चार्ज का। और रेट, अब जहाँ पे रेट लग जाता है वहाँ पे टाइम लग जाता है, और वो भी डिवाइड में, तो चार्ज बाई टाइम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। तो करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलम। क्या होता है? कूलम। और टाइम का जो होता है वो सेकेंड होता है। तो इस हिसाब से हम लोग का करंट का जो एसआई यूनिट बना वो क्या बना? कूलम पर सेकेंड। क्या बना? कूलम पर सेकेंड। और इसी को हम लोग एम्पियर बोलते हैं। अगर वर्ड में बोलते हैं तो एम्पियर बोलेंगे, और उसका सिंबल होता है ए। और अगर ऐसे लिखना है तो हम लोग कूलम पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे समझ ली एम्पियर क्या होता है, करंट क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी, करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और उसका ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। अब हमको बोलना है कि एक वायर है या एक सर्किट है, उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ, तो कब बोलेंगे? जब उसमें हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कब? जब उसमें 1 कूलम चार्ज, कितना? 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा, कितना में? 1 सेकेंड में। अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है वो भी 1 सेकेंड में, तो वैसा में सिस्टम में कितना करंट फ्लो हुआ होगा? 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ होगा। उसके बाद आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या आता है? क्वांटाइजेशन। ये हम लोग का टॉपिक है नहीं, लेकिन फॉर्मूला है सिर्फ, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये क्या है? Q इज इक्वल टू एनी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? Q का वैल्यू मिल रहा है। ये जो Q है, एक सिस्टम में कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, तो उतना चार्ज फ्लो होगा जितना कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पास हुआ होगा। जितना वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो किया होगा उतना वहाँ पे चार्ज।
अब ऐसा नहीं एक इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ तो 1 कूलम चार्ज, 2 हुआ तो 2 कूलम, ऐसा नहीं। Q इज इक्वल टू एन ई। अब यहाँ पे n तो तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो E है वो चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज प्रेजेंट रहता है। अब उस हिसाब से अगर कोई सिस्टम है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हमको देखना है कि चार्ज कितना फ्लो हुआ होगा। 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ तो हमको काउंट करना है कि चार्ज कितना फ्लो हुआ होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इस फॉर्मूला में बैठाएंगे Q बराबर एन, एन है मेरा 2, कितना है 2 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई चार्ज होना सिंगल इलेक्ट्रॉन, चार्ज होना सिंगल कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1.6 इंटू 2, तो उस सिस्टम में कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज फ्लो हुआ होगा। तो हम लोग यहाँ से चार्ज का वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब इस हिसाब से यहाँ पे अगर हम लोग को चार्ज का वैल्यू मिल गया, कितना मिला एन ई, तो यहाँ पे हम लोग क्यू की जगह में एन ई नहीं पुट कर सकते, तो इस हिसाब से हम लोग का जो नेक्स्ट फार्मूला बना वो क्या बना, आई इज इक्वल टू एन ई बाई टी, यानी चार्ज बाई टाइम। अब हम लोग यहाँ पे पूरा समझ लिए हैं करंट कैसे होता है, क्या कहाँ से बनता है और बोलते हैं कैसे उसको। उसके बाद स्केलर क्वांटिटी होता है करंट, एम्पियर होता है, उसका ऐसा यूनिट और फार्मूला हम लोग जाने, और चार्ज होना सिंगल इलेक्ट्रॉन जाने। अब हम लोग को जानना है कि करंट बहेगा किधर, फ्लो किधर करेगा। अगर एक वायर है जिसमें हम लोग करंट को फ्लो करा रहे हैं तो किस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि वो इधर पे जाएगा, कभी उधर जाएगा, फिर उधर जाएगा, वैसा तो नहीं जाएगा, कहीं एक फिक्स डायरेक्शन में तो जाना चाहिए। हालांकि वो स्केलर क्वांटिटी तो उसके पास डायरेक्शन तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है, वो रिलेटेबल है, किसी एक दूसरे से रिलेट करके वो डायरेक्शन तय करता है। अब इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट से। अब मान लो ये एक बॉडी है ए नाम का और ये एक बॉडी है बी नाम का, तो जो बॉडी ए है वो नेगेटिवली चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग पहले समझ चुके हैं, अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वो कहाँ से होगा, फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यानी यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है ये बॉडी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम की तरफ जाए तो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेगी, इस डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो जस्ट इसका अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो जो करंट होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव आएगा। हम लोग पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं बोलते हैं, हम लोग हमेशा ये बोलेंगे कि करंट फ्लो ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो इसीलिए हम लोग बोल भी सकते हैं क्या कि करंट का डायरेक्शन किधर होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ पे लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन किधर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट किधर से फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इसके बाद हम लोग करेंगे सिंबल वगैरह, हम लोग को एक सर्किट समझेंगे। सर्किट में बहुत सारा अप्लायंसेस यूज़ किया जाता है, उसको हम लोग जानेंगे और उस सर्किट का डायग्राम को बनाने स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग उसके सिंबल को बढ़िया से समझेंगे कि किस अप्लायंसेस को, किस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। ये आप लोग लिख लीजिए, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई डाउट हो रहा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम पूरा कोशिश करेंगे आप लोग का क्वेश्चन का जवाब देने का। अब हम लोग का जो टॉपिक है वो है सिम्बल्स। क्या जो हम लोग नेक्स्ट में हम लोग सर्किट बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे एक इलेक्ट्रिक सर्किट, तो उसमें ये सारा सिम्बल्स हम लोग यूज़ करेंगे बनाते समय।
अब यहाँ पे हम लोग इसको समझते जाएंगे कि कौन सा चीज़ किस काम के लिए और कैसा सिंबल उसका होता है। अब पहला जो आता है वो है सेल। क्या है? सेल। सेल हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या करता है, वो डीसी सोर्स है, वो डीसी करंट को सप्लाई करता है एक सर्किट में। उसको अगर हमको कोई दिखाना है कि एक सर्किट में एक सेल कनेक्टेड है, तो उसको हम लोग इस तरह से दिखा देंगे। एक बड़ा सा लाइन रहेगा, एक छोटा सा। जो बड़ा लाइन है वो पॉजिटिव रहेगा और जो छोटा है वो नेगेटिव टर्मिनल रहेगा। अब जो सेकंड है वो है बैटरी। बैटरी के बारे में हम लोग पढ़े थे, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, टू और मोर देन। अब वहाँ पे देखो ये सेल से सिमिलर है, बस यहाँ पे एक सेल नहीं है, दो है। यहाँ पे देखो कितना है, एक बड़ा है एक छोटा, फिर एक बड़ा एक छोटा, तो कितना पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया। तो ये एक बैटरी है। और कितना का बैटरी है ये, दो सेल का कॉम्बिनेशन का ये एक बैटरी बना। अब यहाँ पे हम एक और लंबा सा वायर और एक छोटा सा लाइन एक और गिर दे, तो ये क्या बन जाएगा, तीन सेल का कॉम्बिनेशन वाला बैटरी। और इसका जो बड़ा है वो पॉजिटिव है और जो लास्ट का जो छोटा रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। अब जो थर्ड है वो है हम लोग का एसी सोर्स। क्या है, एसी। अगर कोई सर्किट है जिसमें हम लोग एसी करंट को अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, उसका सिंबल ऐसा होता है, ये सर्कल के अंदर में एक कॉन्ग्रुएंसी का साइन, हम लोग मैथ में पढ़े थे। कॉन्ग्रुएंसी कैसा रहता था, कॉन्ग्रुएंसी इक्वल टू और ऊपर में ऐसा रहता था। तो नीचे का इक्वल टू नहीं यूज़ करेंगे, बस सिर्फ ऊपर का जो कॉन्ग्रुएंसी है उसका सिंबल हम लोग यूज़ करेंगे और उसमें एक गोला लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया हम लोग का एसी सोर्स का सिंबल। अब आता है हम लोग का की। क्या, की हम लोग को एक, अगर एक सिंबल भी समझ लें और एक सिंबल भी याद रखें तो हम लोग का काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग पूरा पढ़ेंगे क्योंकि जानना तो सब कुछ चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे पहले तीन तरह का हम लोग सिंबल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पहला ब्रैकेट, अगर की ओपन है, ये वाला जो टॉपिक है, ये सारा जो तीन डायग्राम है ये ओपन है, यानी स्विच जो है वो ऑफ है, जो की है वो ऑफ है, और ये जो है ये क्लोज है, यानी जो स्विच है वो ऑन है। अब हम लोग को ऐसा दिखाना है कि स्विच ऑफ है, तो दो एक ब्रैकेट डाल देंगे और कुछ नहीं। अब इसको अगर दिखाना है कि ये जो स्विच लगा है वो क्लोज है यानी कि ऑन है, तो वो ब्रैकेट के बीच में हम लोग डाल देंगे पॉइंट, एक डॉट डाल देंगे। तो ये क्या बता देगा, ये बता देगा कि जो सर्किट है उसमें जो स्विच लगा हुआ है वो ऑन है, और ये बताएगा कि जो स्विच है वो ऑफ है। अब ये जो सेकेंड पार्ट है, जो सेकेंड सिंबल है वो ये है, एक डॉट से एक सीधा सा लाइन और बीच में गैप। इसका मतलब क्या है, जो सर्किट है वो ओपन है, मतलब जो की है वो ऑफ है। ठीक है, जो की है वो ऑफ है। अब इसको अगर हमको ऑन की दिखाना है तो ये जो गैप है उसको फिलअप कर दो, एक स्ट्रेट लाइन बना दो, इसको नीचे ला के इसे कनेक्ट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ओपन की बन जाएगा, सॉरी क्लोज्ड की बन जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जो की है वो ऑन है, जो स्विच है वो ऑन है। अब जो थर्ड आता है वो ऐसा आता है, इसमें क्या होता है, एक लाइन जाता है और डाउन एरो टाइप का रहता है और बीच में गैप। ये जो नीचे वाला ये वायर है, ठीक है, वायर से थोड़ा सा गैप रहेगा। इसका मतलब क्या, जो ये की बना हुआ है ये सर्किट को ओपन करके रखा हुआ, यानी ये जो स्विच है वो ऑफ है। और वही इसी का अगर ऑन अगर दिखा दें कि जो स्विच है वो ऑन है, तो क्या करेंगे, इस एरो को इस वायर से कनेक्ट कर देंगे, सटा हुआ दिखा देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो सर्किट है उसमें जो की लगा हुआ है वो ऑन है। अब जो थर्ड है, जो नेक्स्ट है वो है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस हम लोग बाद में आगे में समझेंगे, अभी हम लोग यूज़ करेंगे। बाद में हम लोग को सर्किट में जानना है, रेसिस्टेंस लगाएंगे बहुत जगह, हम लोग को जानना पड़ेगा कि रेसिस्टेंस का सिंबल क्या होता है। तो एक वायर है ये, और जिगजैग सा हॉरिजॉन्टल से जिगजैग सा लाइन और फिर वायर, तो ये सिंबल है किसका, रेसिस्टेंस का। अब वेरिएबल रेसिस्टेंस, जो नेक्स्ट है वो वेरिएबल रेसिस्टेंस, ये हम लोग देख चुके हैं, हम लोग इसका टॉपिक और डिटेल में पढ़ेंगे। वेरिएबल रेसिस्टेंस, हम लोग पंखा का रियो स्टेट जानते हैं, वो रियो स्टेट क्या करता है, पंखा का स्पीड को कम करता है बढ़ाता है, कम करता है बढ़ाता है, हम लोग जैसा चाहें वैसा वो करता है। अब उसको अगर दिखाना कि कोई सर्किट में वो रियो स्टेट लगा हुआ है, वेरिएबल रेसिस्टेंस लगा हुआ है, तो उसको ऐसा दिखाना पड़ता है।
ये रेसिस्टेंस का सिंबल है, और यहाँ पे ये जॉकी, जो रियो स्टेट होता है उसमें एक जॉकी लगा रहता है, तो उसका ये सिंबल है। तो ये पूरा सेटअप जो बनेगा वो किसका रहेगा, वेरिएबल रेसिस्टेंस का सिंबल रहेगा। रियो स्टेट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक डीप कॉन्सेप्ट है और समझना उसके लिए अच्छा है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, एक अलग सा वीडियो में हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। अब जो नेक्स्ट है वो है हम लोग का एम मीटर। एम मीटर क्या होता है? एम मीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग करंट को नापते हैं कि एक सर्किट में कितना करंट फ्लो हुआ है, उसको हम लोग किससे नापते हैं? एम मीटर से नापते हैं। और इसका सिंबल होता है ए लिखा हुआ और इनक्लोज्ड बाय अ सर्कल, एक सर्कल से गोला लगा हुआ और उसके अंदर में ए। अब इसका इस साइड जो लेफ्ट हैंड साइड तरफ है वो पॉजिटिव होगा और राइट हैंड साइड की तरफ नेगेटिव होगा। अब जो नेक्स्ट है वो वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस तो अभी नहीं समझ में आएगा आप लोग को, लेकिन हम लोग वोल्टेज बोलते हैं हम लोग घर। नेक्स्ट है वो हम लोग का है वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग किसी भी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कुछ नहीं है, जो हम लोग बोलते हैं नॉर्मली वोल्टेज, हम लोग घर में बोलते हैं नॉर्मल वोल्टेज बढ़ गया, वोल्टेज कम हो गया, तो उसी को हम लोग वोल्ट मीटर की मदद से नापते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट यूनिट में, जो इस चैप्टर का नेक्स्ट यूनिट है उसमें बढ़िया से समझेंगे। अभी हम लोग जानेंगे कि वोल्ट मीटर को हम लोग कैसे शो कर सकते हैं सर्किट में। तो वी लिख देते हैं और सर्कल से उसको इनक्लोज कर देते हैं। और इसका भी सेम राइट हैंड साइड में नेगेटिव चार्ज और लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव टर्मिनल, सॉरी राइट हैंड साइड में नेगेटिव टर्मिनल और लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव टर्मिनल। अब जो नेक्स्ट है वो हम लोग का गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर बेसिकली डायरेक्शन ऑफ करंट को देखने के लिए यूज किया जाता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इससे हम लोग इलेक्ट्रॉन का भी फ्लो का डायरेक्शन को जान जाते हैं और करंट का भी डायरेक्शन को हम लोग जान जाते हैं। और इसको हम लोग ऐसा, इसमें टर्मिनल दिखाने की ज़रूरत नहीं होता है, बस जी लिखा हुआ रहता है कैपिटल और सर्कल से इनक्लोज कर दिया जाता है। अब जो नेक्स्ट है वो हम लोग का लोड। अब कोई भी सर्किट है उसमें कुछ ना कुछ लोड लगेगा। जैसे हम लोग का घर का जो सर्किट है उसमें क्या लगा हुआ? पंखा लगा हुआ है, फिर बल्ब लगा हुआ है और भी बहुत सारा कुछ लगा होगा। तो ऐसा लोड को दिखाने के लिए हम लोग नॉर्मली, हम लोग जब भी डायग्राम बनाते हैं तो हम लोग बल्ब को या फिर हीटर को हम लोग लेते हैं एज अ लोड। तो हम लोग लेके चलेंगे बल्ब को। तो बल्ब को हम लोग दिखाने के लिए ऐसा सर्कल में, और ये फिलामेंट उसका लपेटा हुआ और फिर लाइन रहेगा। तो ऐसा हम लोग एक बल्ब को यानी कि एक लोड को हम लोग शो कर सकते हैं सिंबल के तौर पे। अब लास्ट जो आता है वो होता है वायर। वायर क्या होता है? वायर जिससे हम लोग पूरा हर एक अप्लाइंसेस को, हर एक इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करते हैं, उसको हम लोग सीधा सा बस एक स्ट्रेट लाइन से हम लोग दिखा देते हैं। बस ये जो स्ट्रेट लाइन बना हुआ है यही इस वायर का सिंबल होता है। अब आप लोग इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट और भी अलग अलग टॉपिक जो है हम लोग का इस चैप्टर का उसको कवर करेंगे। और अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा और उस डाउट का सॉल्यूशन हम देने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। और कुछ भी अगर आप लोग को हेल्प मिल रहा है इस वीडियो से तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।